नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ये हमारा आयुष दर्पण का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये देश का नंबर 1 चैनल है। यहाँ पर इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म पे हम लोग अलग अलग विषयों पे रोज पढ़ाई करते हैं, अभ्यास करते हैं। यहाँ पर सभी को चांस मिलता है। तो हम लोग ये 5 भौतिक चिकित्सा में षट क्रियाकाल पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने अवस्थाएं देखी है, संचय की अवस्था देखी है, प्रकोप की अवस्था देखी है, प्रसर की अवस्था देखिए, स्थान संशय अभी हमें करना है और उसी पे ज्यादा डिटेल अभी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आप लोग के स्क्रीन पे मैं वो हमारे अप्पा शास्त्री जो है, दातार शास्त्री वैद्य जी, उनका मैं किताब का थोड़ा भाग लेके आता हूँ और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल हम लोगों ने ये सारे श्लोक पढ़े थे, एक बार रिवीजन करने के लिए मैं पढ़ देता हूँ। और बाकी लोग म्यूट करिए प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ना तो डिस्टर्ब होते। पहले मैं म्यूट कर देता हूँ। जिन लोगों को बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको पहले थोड़ा समझेंगे और उसके बाद में चर्चा शुरू करेंगे। तो इसमें बोल रहे हैं चतुर्थ क्रियाकाल स्थान संशय। ये स्थान संशय जो होता है ये पूर्व रूपावस्था रहती है। यहाँ पे सिम्टम्स जो रहते हैं वह थोड़े से दिखाई देना शुरू होते हैं, लेकिन पूर्व रूपावस्था 100% रूपावस्था में नहीं आते हैं। आप लोग देखेंगे इसका सेकंड लास्ट लाइन में क्या बोला है, तेषामेव भी सन्निविष्टानाम पूर्व रूप प्रादुर्भव। मतलब यहाँ पे पूर्व रूप प्रादुर्भाव हो जाता है। एक बार श्लोक फिर से पढ़ते हैं। अतः ऊर्ध्वम स्थान संशय वक्ष्यामः। यहाँ पर अभी स्थान संशय बताया जा रहा है। एवं प्रकुपितांस्तांय शरीर प्रदेशनागम्य तांस्तान व्याधिन जनयन्ति ते यदोदर सन्निवेशम कुर्वन्ति तदा गुल्म विद्रधि उदरांग्नि संगा नाह विसूचिकातिसार प्रभंजयन जनयन्ति बस्तिगता प्रमेयाश्मरि मूत्राघात मूत्रदोष प्रभृतिन मेड्रगता निरुद्ध प्रकशोपदन शुक दोष प्रभृतिन गुदगता भगंदराशः प्रभृतिन वृषणगता वृद्धि ऊर्ध्वजत्रुगतास्तदूर्ध्वजान् त्वंगनंसदुषोणितस्तः क्षुद्ररोगान् कुष्ठानि विसर्पांश्च मेदोगता ग्रंथ्यपचे अर्बुद गलगंडालजी प्रभृतिन सर्वांगगता ज्वर सर्वांग रोग प्रभृतिन तेषाम एवं अभिसन्निविष्टानां पूर्वरूप प्रादुर्भाव तम प्रतिरोगम वक्ष्यामः तत्र पूर्व रूपे गतेषु चतुर्थ क्रियाकालः। ये जो शब्द है ना, तत्र पूर्व रूप गतेषु, ये पूर्व रूप में चला जाता है ये अवस्था। और क्रियाकाल का मतलब है कि चिकित्सा करने का काल। अगर इसमें हमने चिकित्सा कर लिया तो पेशेंट को आगे हम रूपावस्था से बचा सकते हैं। इसमें एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप लोग चर्चा करने आइए। स्थान संशय अवस्था में किए जाने वाली चिकित्सा को चतुर्थ क्रियाकाल कहते हैं। यहाँ पे स्थान संशय हो जाता है। इस अवस्था में दोष एवं दूष्य समूर्छित होते हैं। दोष अपने प्रकोपक कारणों से दुष्ट होकर धातु, उपधातु और मलों को दूषित करते हैं। यहाँ प्रकोपक कारण कौन सा है, तो वायु का रुक्ष गुण, वायु का शीत गुण, वायु का जितने भी गुण है वो पूरा प्रकोपित हो रहे हैं। और दोष दोष जो है ना, दुष्ट होकर धातु, उपधातु और मलों को दूषित कर रहे हैं। इसलिए इन शरीर घटकों को दुष्य कहा जाता है।
इस अवस्था में दूषित परिक्रमणशील दोष ऐसे दूषियों में जाकर समूर्छित होते हैं जहां पहले से ही स्त्रोतो वैगुण्य या ख वैगुण्य विद्यमान है। जैसे कि कल एक सर ने बताया था कि जो साइकिल का जो ट्यूब होता है, जहां पे वीक होगा वहीं पर पंक्चर हो जाता है, फट जाता है, बस्ट हो जाता है। यहाँ पर भी स्त्रोतो वैगुण्य मतलब कम, ख वैगुण्यता मतलब आकाश कम होना या आकाश ज्यादा होना, ख वैगुण्यता हो जाती है। स्त्रोतो वैगुण्यता, वैगुण्यता मतलब इम्बैलेंस हो जाता है। स्थान संशय अवस्था में व्याधि के पूर्व रूप प्रकट होने लगते हैं, कई बार पूर्व रूप स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए अधिक कष्टदायक लक्षण की चिकित्सा करनी चाहिए। इसके बाद में प्रकोपित दोष उदर में स्थान संशयित होकर, अब उदर में है तो गुल्म करेंगे, विद्रधि करेंगे, अग्निमांद्य, उदर, आनाह, विसूचिका और अतिसार करेंगे। बस्ती में जाएंगे दोष तो प्रमेय, अश्मरी, मूत्रागत और मूत्रकृच। अब ये देखिए सारे सिस्टम से, अपने आचार्य लोग को सिस्टम मालूम था सारा। वृषण में जाएंगे तो वृद्धि रोग करेंगे, मतलब हर्निएशन करेंगे या फिर यहाँ पे हाइड्रोसिल जैसे कंडीशन कर देंगे। फिर इंग्वाइनल हर्निया या स्कॉटल हर्निया ये सब कर देंगे। शिश्न में जाएंगे तो निरुद्ध प्रकश एवं उपदंश कर देंगे। गुद में भगंदर और अर्श करेंगे। ऊर्ध्व जत्रुगत विभाग में नासा, कर्ण, नेत्र से संबंधित विकार कर देंगे। त्वचा, मांस और रक्त में कुष्ठ और विसर्प कर देंगे। मेद धातु में ग्रंथि और गलगंड कर देंगे। अस्थि धातु में विद्रधि कर देंगे। पाद भाग में श्लीपद और वातकंटक कर देंगे। ऐसे अनेकानेक व्याधि उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने सुश्रुत संहिता में शॉर्ट में बताया है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पहले हम बुलाते हैं और अपने लोगों को जो प्रिपेयर होके आए, जैसे कि आकांक्षा मैम। आकांक्षा मैम, आपने कहा था कि आप कुछ पढ़ के आएंगी, हमें बताएंगी। जी जी सर, मैं कोशिश करती हूँ सर थोड़ा एक्सप्लेन करने की। अगर कहीं गलती होगी तो क्षमा प्रार्थी रहूंगी मैं, क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो मेरी बस एक कोशिश रहेगी सर। आप पीछे का टीवी थोड़ा बंद कर दीजिए ना प्लीज। सर टीवी तो नहीं चल रहा है, रुकिए मैं दूसरे रूम में हाँ जी, आकांक्षा मैम आपका म्यूट हो गया। जी जी सर। हाँ सर अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है, आप बोलिए। आप 1 घंटा बोलना है आपको। जी सर, मैं सब कोशिश करूंगी सर। आप मुझे कंट्रीब्यूट करिएगा अगर मैं गलत हूँ तो बस। हाँ सर बहुत ज्यादा तो नहीं, मुझे अभी नॉलेज है इसके बारे में, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे जैसे वात दोष के बारे में मैंने सोचा था बोलने के लिए। तो जैसे कि अगर हम वात दोष के कर्म के बारे में, अगर हम जैसे अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में एक जो श्लोक आया है, उसमें एक बहुत अच्छा सूत्र है जिसमें स्त्रंस व्यास व्यध स्वाप साध रुक तोद भेदनम संग अंग भंग संकोच वर्त हर्षण तर्शनम कंप पारुष शौशीर्य शोष स्पंदन विष्टनम स्तंभ कषाय रस्ता वर्ण श्यावो अरुणो अपीवह कर्माणि वायु। तो वायु के कर्म यहाँ पे जो भी बताए गए हैं, तो अगर हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि वात दोष है हमारे शरीर में, तो ये वात दोष जो होता है ये कहीं ना कहीं इसका मुख्य जो वात व्याधि के रूप में जो होता है, तो ये दो रूप प्रकार से हमारे शरीर में दिखता है। जैसे कि अगर हम व्याधि के स्वरूप में देखें तो हमको नानात्मज विकार वात व्याधि के मिलते हैं और सामान्य विकार मिलते हैं। तो नानात्मज जो विकार, ये पूरे जो 80 विकार बताए गए हैं, क्योंकि इसमें मेनली वात का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण ये थोड़े से ट्रीटमेंट करने में थोड़े से कठिन होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वात व्याधि की कि किस प्रकार से वो हमारे शरीर में दिखती है वात व्याधि, तो मुख्यतः अगर हम देखेंगे तो दो स्वरूप में ये इस व्याधि का हमारे शरीर में मतलब उसका संप्राप्ति होती है। एक होती है उसकी शयात्मक संप्राप्ति, तब वात व्याधि होगी, और या तो एक तरीके की होती है मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति के रूप में वात व्याधि होती है। तो यहाँ पे अगर हम जो चयात्मक जहां बात करेंगे, तो यहाँ पे बात आती है अपतर्पण जन्य अगर संप्राप्ति हमारे शरीर में हो रही है, तो अगर यहाँ पे अपतर्पण जन्य संप्राप्ति हो रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे शरीर में तेज, वायु और आकाश, इन गुणों की यहाँ पे वृद्धि होती है। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो हमारी मार्गावरोध जन्य व्याधि जो हमारी संप्राप्ति होती है शरीर में, जिसको हम संतर्पण जन्य व्याधि भी कहेंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं अवरोध के कारण, और अवरोध जो ये गुण होता है ये पृथ्वी और आप महाभूत में अधिक होता है, तो यहाँ पे पृथ्वी और आप महाभूत के आधिक्य से यहाँ पे अवरोध होकर ये संप्राप्ति होती है। तो इसलिए
जब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट का जब हम विचार करते हैं तो यहाँ पे ठीक इसके अपोजिट जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि अगर जहाँ पे हम अपतर्पण व्याधि की अपतर्पण जन्य संप्राप्ति की बात करते हैं या क्षयात्मक संप्राप्ति की बात जहाँ पर हम करते हैं, जहाँ पर तेज वायु और आकाश गुणों में वृद्धि हुई है, तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो इसमें इसके अपोजिट जो गुण होंगे, यानी पृथ्वी और आप महाभूत जहाँ पे हम वृद्धि कर सकें, ऐसे द्रव्यों का हम चयन करेंगे। और ठीक इसकी के अपोजिट जो हमारी ट्रीटमेंट रहेगी वो हमारी मार्ग अवरोधजन्य संप्राप्ति में रहेगी, जहाँ पे हम तेज वायु आकाश इन गुणों से युक्त द्रव्यों का हम चयन करेंगे। तो ये दो हमारी बात आती है कि क्षयात्मक और मार्ग अवरोधजन्य संप्राप्ति। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इस तक पहुंचे कैसे, मतलब वात व्याधि को, क्योंकि इसके पूर्व रूप बताया गया है कि पूर्व रूप इसके नहीं दिखते हैं वात व्याधि के, तो किस तरीके से हम पेशेंट में ये समझें कि ये वात व्याधि आगे चल के इस पेशेंट को वात व्याधि होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है गुदरसी का, अगर पेशेंट आपके पास आया है गुदरसी का, तो वो पूरा मतलब आपके पास पूरा वो पिक्चर लेके आता है, बुक पिक्चर लेके आता है कि मैडम यहाँ से पीछे अंगुष्ठ मूल तक मुझको पूरा पेन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम पीछे पेशेंट की हिस्ट्री लेने जाते हैं, तो पेशेंट कहीं ना कहीं वहां पे शुरुआत में हमको जरूर बताता है कि शुरुआत जो थी उसकी, वो मुख्य लक्षण वो स्तंभ से हुई थी, यानी कि कहीं ना कहीं बॉडी में स्टिफनेस हुई और उसके बाद उसको ये लक्षण वहां पे शुरू हुए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कटी स्तंभ जो ये था, ये एक तरीके का अगर हम कहेंगे, ये पूर्व रूपावस्था में ये पेशेंट ने हमको एक हिंट दिया कि शुरुआत में मुझे कटी स्तंभ था और यानी मॉर्निंग स्टिफनेस थी, और उसके बाद कुछ दिनों बाद कंटिन्यूस अगर पेशेंट वैसे ही वातज आहार विहार अगर कंटिन्यू करता है, तो वो पूरी की पूरी संप्राप्ति गुदरसी की हमको उस पेशेंट में मिलती है, जो कि आगे जाके मांस धातु में शुरुआत होके, क्योंकि मांस धातु में ये स्तंभ का लक्षण मिलेगा और आगे फिर वो कन्वर्ट हो जाती है पूरी वात व्याधि में। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर इसके गुणों को पहचानना है कि अगर हमको पूर्व रूपावस्था में इसको कैसे पहचाने, तो कल भी मैंने डिस्कस किया था सर कि अगर हम स्रोत विमानी या ध्यान चरक विमान स्थान में देखेंगे, तो मेदवह स्रोतस, अस्थिवह स्रोतस और मज्जवह स्रोतस, अगर ये तीनों का अगर हम मूल कहीं देखते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉमन एक वृक्क का आता है, क्योंकि मेदवह स्रोतस में वृक्क मूलम रूपावहम कहा गया है, अस्थि में भी मेदो मूलम जघन कहा गया है और मज्जा में भी अस्थि मूलम कहा गया है। तो इसका जो कॉमन निकलता है वो वृक्क निकलता है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी हमको जब संप्राप्ति होती है, तो हमको कहीं ना कहीं वृक्क पर अगर हम कार्य करते हैं, जो कि वृक्क अब आपको जैसे मेद के प्रसाद भाग से और रक्त से अगर बनेगा, तो यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मूल स्थानम ही प्रभाव स्थानम ऐसा कहा गया है। तो अगर हम यहाँ के मूल स्थान पे चिकित्सा करेंगे, तो यहाँ पे हमको चिकित्सा में हमको रिजल्ट मिल सकते हैं। अब बात आती है पूर्व रूपावस्था की, तो पूर्व रूपावस्था में हमको कहीं पे भी लक्षण अस्थिवह स्रोतस में नहीं दिखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अगर पेशेंट आगे आया है स्तंभ लेके ये लक्षण, इसका मतलब स्तंभ जो ये लक्षण था, यहाँ पे कहीं ना कहीं वायु का प्रवेश शरीर में अपने रुक्षता के कारण, रुक्ष के गुणों के कारण वहां पे हो गया है, क्योंकि वायु का जब शरीर में, जैसे मासवा स्रोतस में अगर उसका इंट्रोडक्शन होगा शरीर, कहीं ना कहीं रुक्ष गुण बढ़ेगा, क्योंकि वात का जब रुक्ष गुण बढ़ेगा, तो वहां की जो स्निग्धता थी वो कम हो जाएगी, और जिसके कारण वहां पे स्तंभ ये लक्षण दिखता है। और धीरे धीरे अगर वहां पे कंटिन्यूस वैसे ही आहार विहार का कंटिन्यूएशन रहता है, तो वहां पे रुक्ष, लघु, शीत ऐसे करके आगे आगे उत्तरोत्तर वात के गुणों में वृद्धि होती जाती है, और शीत ये गुण जैसे ही और आगे बढ़ता है, तो ये स्तंभ के रूप में, स्टिफनेस के रूप में हमको पेशेंट में दिखता है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर ये स्टिफनेस ये लक्षण दिख रहा है, तो वहां पे हमको मास व स्रोतस पे अगर हम काम करते हैं, तो आगे जाके हम इस व्याधि को मतलब आगे व्यक्तावस्था से रोकने का काम कर सकते हैं, अगर हमने मांस धातु पर कार्य अगर वहां पे शुरू किया। क्योंकि यदि ये मांस धातु का जो स्निग्ध गुण है वो पूरी तरह से वो शुष्क हो जाएगा, फिर वो मेद धातु का भी स्नेह ले लेगा, और मेद धातु का जब वो स्नेह ले लेगा, तो फिर वो अस्थि धातु के अंदर किसी भी तरह से एंट्री करने की कोशिश करेगा। तो अंततः हम देखते हैं कि ये पूरी जो संप्राप्ति होती है, ये कहीं ना कहीं मज्जा, मेद और
मांस, मेद और मज्जा, ये तीनों, और अस्थि वह स्रोतस, ये चारों को इन्वॉल्व कर लेती है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि शरीर में जो भी हमारे लक्षण, जैसे मैंने अभी श्लोक बताया था, तो अगर हम देखते हैं जैसे स्त्रंस है, स्त्रंस ये लक्षण है, तो शरीर के किसी भी अंग को जैसे अपने स्थान से खिसक जाना, तो यहाँ पे ये स्त्रंस जो भी हमारे जो भी ये नानात्मक जो विकार बताए गए हैं, अगर हम इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसके पूरे लक्षण हमको इस श्लोक के किसी ना किसी लक्षणों से मिलते हैं। जैसे कि अगर व्यास हम देखते हैं, तो व्यास ये लक्षण जैसे हमको, जैसे आप हमेशा बताते हैं कार्डियोमैगेली अगर होता है, तो यहाँ पे वात का ही लक्षण है जो आकार बढ़ना ये बता रहा है। स्त्रंस अगर लक्षण है, गुदभ्रंश अगर लक्षण है, यानी ये वात ही है जो कि इसमें विकृति आने के कारण ये यहाँ पे प्रोलैप्स की स्थिति में आ गया है। ठीक उसी प्रकार जो बाकी के लक्षण अगर हम देखते हैं, जैसे स्वाप है, साध है, जैसे सदनम, उरु सदनम है, रुख वेदना है, तोद यानी सुई चुभने जैसी वेदना है, भेद जिसको स्फोटनम कहा जाता है, संग यानी अप्रवृत्ति या अवरोध ये लक्षण है, भंग यानी वक्रता है, संकोच या कि अवयव का कुंचन ठीक प्रकार से ना होना, आकुंचन होना, संकोच होना यानी, और उसके बाद फिर हर्षण, वेदना होना, वेदना विशेष यानी उसमें हर्ष हर्ष जैसी उत्पत्ति होना, तर्शन ये बताया गया जैसे तृष्णा, प्यास की अनुभूति होना, कपकपी होना, पारुष्य, खुदरापन होना, शौशर्य होना, शोष होना, सूखना, स्पंदन होना, फड़कना, वेशनम लपेटना। तो ये जितने भी वात दोष के ये जो कर्म आए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे नानात्मक दोष से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, तो अगर हम इसके लक्षणों में जाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं ये सारे लक्षण उसमें कहीं ना कहीं बैठते हैं। तो जैसे चाहे अगर वो व्यास है, अगर हम किसी भी डिसीज का नाम लें, अगर नख भेद है, विपादिका है, गुदभ्रंश है, पक्षवद है, अगर इसको हम इन्हीं सब लक्षणों के कंपैरेटिवली कंपेयर करते हैं, तो यही लक्षण पूरे के पूरे वात के हमको उसमें दिखते हैं। तो इसलिए जैसे सर आपने चिकित्सा स्थान में भी पढ़ाया था, तो अलग अलग चीजों की चिकित्सा हमारे इसमें बताई गई है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट के लिए बताई गई है, जिसमें कि जैसे कि अगर अंग संकोच है, अगर ये लक्षण आपको मिल रहा है पेशेंट में, तो वहां पे जैसे चरक चिकित्सा स्थान में बताया गया, तेलम संकुचते अभ्यंगो मांस सैंधव साधितम। तो यहाँ पे अभ्यंग बताया गया है, मांस सैंधव सिद्ध करके यहाँ पे अभ्यंग करने के लिए बताया गया है तेल का। तो ऐसे पेशेंट में हमको पर्टिकुलरली अगर हम अंग संकोच ये लक्षण मिलता है, अगर इस तरीके का हम स्नेही यूज करते हैं, तो हमको पेशेंट को तुरंत फायदा मिलता है। फिर अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल नाभिगत वात की, तो नाभिगत वात में अगर हम जैसे जो श्लोक आया है नाभिगत वात में, जैसे मत्स्यान्ने नाभि प्रदेशस्थे सिद्धा बिल्व शला तुभिः, तो यहाँ पे नाभिगत वात में वात के प्रकोप से अगर शूल, तोद ये लक्षण हो रहे हैं, तो यहाँ पे बताया गया है बेलगिरी के साथ यानी बिल्व के साथ पकाई गई मछली का मांस देने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इससे क्या होगा, वात जो कि अपतर्पण के कारण वहां पे प्रकोपित हुआ है, चाहे वो शंकन किडनी के रूप में हो, चाहे वो गर्भशोष के रूप में है, तो यहाँ पे जब हम पृथ्वी महाभूत को बढ़ाएंगे, तो वहां पे आकाश अपने आप कम होगा, क्योंकि पृथ्वी को हम वहां पे संतर्पण को हम अपतर्पण को हम कम करेंगे और पृथ्वी महाभूत को हम वहां पे बढ़ाएंगे। क्यों, यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे मांस रस जैसे अगर ले लिया है, तो यहाँ पे किसी ना किसी रूप में हम जिस तरीके से यहाँ पे हम नाभिगत वात की चिकित्सा में जैसे ये बता दिया। फिर रक्तगत जो चिकित्सा बताई गई है, उसमें जैसे बताया गया शीता प्रदेह रक्तास्थे विकारो रक्त मोक्षणम। तो अगर रक्तगत कोई संप्राप्ति है हमको मिल रही है, तो वहां पे हम शीतल प्रदेह विरेचन या रक्त मोक्षण करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी हमको ये तोदवत भेदना, संगवत भेदना, तो हमको हिस्ट्री टेकिंग में अगर हम ऐसे पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट को क्या स्पंदन हो रहा है, क्या शोष हो रहा है, क्या शौशर्य है, तो इन सारी चीजों को लग के हम ठीक उसी प्रकार किस तरीके का लक्षण है, तो हम उस तरीके से हम वात की ट्रीटमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे वात रोगों में मुख्यतः जैसे जब जो मेन आहार होता है, जैसे कि चिकना, खट्टा, नमकीन, उष्ण आहार सेवन, तो ये सारा जब हम सेवन अगर पेशेंट की हिस्ट्री में देखते हैं, तो इससे क्या होता है, पक्वाशय में मल इकट्ठा हो जाता है और स्रोतस जो होते हैं वो बंध जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वायु की रुकावट होती है। तो वायु की रुकावट होने से यानी अपान वायु का अवरोध हो गया है, और अपान वायु अगर विकृत होगा, तो वो कहीं ना कहीं श्वास, प्रतिशय, बीपी या हाई ब्लड प्रेशर, इस तरीके से वो ये लक्षण उत्पन्न करे, क्योंकि अपान यहाँ पे प्रतिलोम हो गया है, और अपान जब प्रतिलोम होगा, तो वो समान को लेकर अपने साथ व्यान की तरफ जाएगा, और जब ये तीनों मिल जाएंगे, फिर ये आगे चल के अपना जो है उदान के साथ मिलकर प्राण पर आक्रमण करेंगे। और इसलिए हम
देखते हैं कि ऐसे श्वास वगैरह के पेशेंट में हमको ये लक्षण मिलते हैं। तो इसलिए जब हम यहाँ पे अपान का प्रतिलोमन करते हैं, अपान वायु का जब हम अनुलोमन करते हैं, सॉरी, या विरेचन करते हैं, तो यहाँ पे जो आकाश यहाँ पे अवरुद्ध हो गया था वो खुल जाता है और पेशेंट को जो भी वेग होता है या जो भी व्याधि होती है वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में आकाश जो है ये मेन, अगर हम महाभूत की तरह देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। क्योंकि आकाश महाभूत का जो अगर अवकाश ये शरीर में अगर बिगड़ गया तो ही वहां पे वहां पे ख वैग्योन्य उत्पन्न होकर वहां पे व्याधि के लक्षण हमको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तमक श्वास के पेशेंट में हम देखते हैं या श्वास के पेशेंट में अगर कफ वर्धक आहार विहार हुआ है तो वहां पे कफ का होना ये क्या दिखाता है कि ट्रकिया जो मुख्य प्लेस है, एक आकाश महाभूत का जो एक स्थान है, वहां पे अगर कफ का अवरोध हो गया है तो इसका मतलब वो अवरोध हो गया है। तो इसका मतलब वो आकाश जहां भी शरीर में कहीं पे भी आकाश का अगर अवरोध होगा तो वहां पे व्याधि उत्पत्ति होगी। क्योंकि वहां पे सबसे पहले वैगुण्य होने के कारण दूषित सम्मोचना वहां पे सबसे जल्दी होगी। उसी तरीके से जैसे हम देखते हैं कि अर्बुद हो जाता है या ग्रंथि उत्पन्न हो जाती, तो उसका भी कहीं ना कहीं यही कारण होता है जो आगे चल के ग्रंथि के रूप में या अर्बुद के रूप में हमारे शरीर में दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आकाश का अवरोध हो गया है। तो हमारे पूरे शरीर में आकाश के अवरोध को अगर हम दूर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम श्वास के पेशेंट में अनुलोमन का कार्य करने से वहां पे जो है वायु प्राकृत होती है, और वायु का अगर गुण प्राकृत हो गया तो फिर वो आगे के अवयवों को भी, यानी अगर वायु प्राकृत हो गया तो वो पित्त को भी प्राकृत कर लेगा, क्योंकि वायु और पित्त दोनों सखा हैं, और पित्त के साथ साथ वो कफ को भी कहीं ना कहीं आगे जाके प्राकृत करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो मुख्य चिकित्सा है यहाँ पे हमारी वात की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक बात सर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गर्भाशय, जैसे अभी बहुत सारी मोस्ट ऑफ द लेडीज में गर्भाशय निर्हरण हिस्टेक्टोमी एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। तो हिस्टेक्टोमी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि गर्भाशय हम हमेशा पढ़ते हैं, आप भी हमेशा बताते हैं कि एक धारण का काम करता है, और पृथ्वी भी महाभूत भी हमारे शरीर में पृथ्वी भी जैसे धारण का काम करती है उसी तरह से गर्भाशय भी हमारे शरीर में धारण का काम करता है और बीज निर्मिति का काम करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जब जो सारे पंच महाभूत है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, इन ये पांचों महाभूत जब समान यानी बहुत बैलेंस में रहते हैं तो हमारी जो हमारा शरीर है, यानी या गर्भाशय की स्थिति या स्त्री की जो स्थिति होती है वो एकदम नॉर्मल रहती है। लेकिन जब यहाँ पे गर्भाशय का निर्हरण हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने पृथ्वी को वहां से निकाल दिया, और पृथ्वी को अगर हमने निकाल दिया तो यहाँ पे पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो जिसके कारण यहाँ पे वायु और आकाश की और तेज की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आपने एक जो ग्रुप था उसको इम्बैलेंस कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे तेज वायु आकाश की वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब भी गर्भाशय निर्हरण होता है तो हमारे हमको ऐसे पेशेंट में पोस्ट मेनोपॉजल जो सिम्टम मिलते हैं उसमें हॉट फ्लैशेस है, ओस्टियोपोरोसिस है, ये ऐसे लक्षण हमको पेशेंट में बहुत मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं अगर हम पृथ्वी और आप महाभूत से गुणों की चिकित्सा करते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें जैसे कुष्मांड बहुत अच्छा यूज आता है, तो अगर हम ऐसे चिकित्सा के उपयोग में अगर हम पृथ्वी महाभूत शरीर में बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो वायु और आकाश जो महाभूत यहाँ पे विकृत हुआ होता है और तेज महाभूत जो विकृत हुआ होता है उसको हम कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कई पेशेंट में अगर ट्यूबेक्टोमी वगैरह होती है वहां पे भी हमको अवरोध जन्य वात के लक्षण कहीं कहीं पे पेशेंट में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इसलिए शरीर में पंच महाभूत का बैलेंस होना ये बहुत ही जरूरी बताया गया है। और इसके साथ सर थोड़ा सा और एक पॉइंट बताना था मुझको। हाँ सर, जैसे कि मार्गावरोधजन्य संप्राप्ति में जैसे हम लोग ने बात की कि अगर शरीर में कहीं पे भी मार्गावरोधजन्य संप्राप्ति हुई है, जैसे कि अगर पेशेंट बारिश हुई है, बारिश में अगर हम सीजन में जैसे अगर तमकश्वास का पेशेंट आता है हमको, तो वहां पे हम संप्राप्ति जब हम देखते हैं तो वहां पे कफ का अवरोध होने से संप्राप्ति होते हैं। तो ऐसे में जो हम लोग चिकित्सा में जैसे अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे पंच महाभूत में बहुत जगह जहाँ पे अवरोध की संप्राप्ति होती है वहां पे
नागरादि कषाय बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें नागर, पुष्कर, कंटकारी, अमृता होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे जैसे क्योंकि अवरोध यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे जो ये द्रव्य हैं, ये तेज, वायु, आकाश, महाभूत से प्रधान द्रव्य हैं। तो जब हम ऐसी चिकित्सा करते हैं तो यहाँ पे कफ का विलयन होता है, और कफ का विलयन होने के कारण यहाँ पे हमको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। अदरवाइज हम बहुत सारे अदरक भी ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे आद्रक स्वरस के साथ बहुत सारे हम श्वास का चिंतामणि है, श्वास कुठार रस है, या वमन देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसे हम पंचमहाभूत में जब हम कार्य करते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे अगर चिकित्सा द्रव्यों का उपयोग करते हैं तो हमको अच्छा फायदा होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमको जैसे अगर मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है, तो जैसे बताया वहां पे अपोजिट जो भी गुण है, तेज, वायु, आकाश द्रव्य है, तो वैसी औषधि हम यूज करेंगे और शयात्मक होगी तो हम पृथ्वी आप, क्योंकि चिकित्सा के बारे में सर मेरी बहुत ज्यादा अभी ड्रग्स के बारे में प्रिपरेशन नहीं है, तो मैं उसके ऊपर नहीं बोलूंगी। लेकिन एक चीज जो पढ़ी थी सर, कि जब भी अगर हमारे पास वातवादी के पेशेंट आते हैं और स्तंभ ये लक्षण लेके आते हैं, तो स्तंभ यानी स्टिफनेस अगर पेशेंट में बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे पांचभौतिक चिकित्सा में खुटकी का तेल 3 पाकी ये लोग काफी अच्छी तरीके से यूज करते हैं, जो मैंने अभी तक बनाया नहीं सर, लेकिन जरूर ट्राई करूंगी, जिसमें कि कटु, आकाश, वायु ये सारे जो गुण होते हैं, और इसकी सिद्धि जो होती है वो कोकोनट ऑयल में रहती है, जिसमें आकाशीय गुण होता है। तो इससे वायु की जब हम, और आकाशीय गुण जो वायु का जो सूक्ष्म गुण होता है, और तेल में भी सूक्ष्म गुण होता है, तो जिससे, और कुटकी के जो भी ये वात शामक जो ये गुण है, जिसके कारण बहुत जल्दी यहाँ पे संधियों में प्रवेश करके बहुत जल्दी स्तंभ या चाहे वो स्तंभ किसी में भी हो, चाहे टेंडन में हो या मांस में हो या स्नायु में हो, तो ऐसे में स्तंभ अगर तुरंत पेशेंट को अगर लक्षण है, तो ये हमको बहुत अच्छा फायदा देता है। और ट्रीटमेंट में सर इसमें श्वदनष्टादि गूगल वगैरह यूज करते हैं, जिसके बारे में सर मैंने यूज नहीं किया अभी, तो मैं ज्यादा बहुत डिटेल बता नहीं पाऊंगी। सर बस अब आप बोलिए सर। आधा घंटा बोल दिया आप, 30 मिनट। अच्छा हो गया, आपने अच्छा कोशिश किया। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं। प्रणाम मैम, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत क्लियर कर दिया। जो आपने अभी ऑयल बताया उसमें सिर्फ कुटकी पड़ेगा? हाँ, कुटकी का 3 पाकी तेल बनाते हैं मैम। अच्छा, और कोकोनट ऑयल में तेल की जगह कोकोनट ऑयल में सिद्ध करते हैं। ठीक है मैम। इसका मैम कोई रेफरेंस है कहीं? यही पांचभौतिक चिकित्सा का इसी का है मैम। ठीक है मैम। तो मैम अगर कहीं होगा तो आप काइंडली शेयर कीजिएगा, मेरे पास है नहीं है बुक। मैम मेरे पास भी अभी नहीं है, मैं जैसे लूंगी मैं बता दूंगी। आकांक्षा मैम को भेजने वाला हूँ, मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, फिर मैं बनाऊंगी पक्का। हेलो, गुड इवनिंग मैम। नमस्ते मैम, बोलिए। एक और क्वेश्चन था, कल भी था। ठीक है मैम, आप बोलिए। नहीं, बोलिए आप बोलिए मैम। मैम कल भी एक क्वेश्चन था, वो जो मेदो धातु से अर्बुद और वो जो उत्पत्ति होती है, वो थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ मैम, वो मैं कोशिश करती हूँ। हमें और कैसे समझ के ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में बहुत ज्यादा समय लगता है और समझ में नहीं पड़ता है वो। मैम इसका पांच भौतिक स्वरूप से तो सर ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं अभी बहुत इसमें नहीं हूँ। मैं त्रिदोष चिकित्सा से ही कुछ बता पाऊंगी, तो मैं सर से ही बोलूंगी कि सर थोड़ा सा बताएं। इसमें एक पॉइंट तो मेरा रह गया था सर, कि जो लक्षण हमको वात व्याधि में मिलते हैं, तो उसका कारण जो होता है वो अगर हम देखेंगे, बस एक पॉइंट है इसमें कि मांसवाह स्रोतस में अगर कहीं पे हम पेशेंट में कहीं पे भी रुक्षता ये गुण अगर हमको मिलता है, तो ये हम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखते हैं तो हमको वात व्याधि के चीजें देखने के लिए मिलता है। चाहे फिर वो मल बटक के रूप में हो, चाहे वो पेशेंट में रुक्षता स्किन में हो, चाहे वो मतलब किसी की बॉडी में कहीं पे स्टिफनेस दिखा रहा हो बॉडी, तो कहीं ना कहीं ये स्टिफनेस जो है ये वात के रुक्ष को वहां पे बढ़ा रहा है, और कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलरली उस ऑर्गन में वात की दृष्टि करने वाला है। तो इसलिए वहां पे हमको कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ध्यान अपना वात व्याधि की तरफ जरूर ले लेना चाहिए। जी सर। यानी मैम आयुर्वेदिक वे में आप बता दीजिए वो जो मैम पहले सर बता देंगे, फिर मैं बताती हूँ, पहले सर क्लियर करेंगे। इसमें क्या रहता है, आयुर्वेद के हिसाब से देखें फिर महाभूत से देखते हैं। इसमें क्या रहता है कि वात आदि दोष प्रकोपित होते हैं। सबसे पहले दोष प्रकोपित हुए, उसके बाद में रक्त और मांस को दूषित कर देते हैं, और शरीर के कोई भी भाग पे एक ना बड़ा स्थिर और गोल ऐसा ना पीड़ा करने वाला एक गांठ उत्पन्न कर देते हैं। वही तो अर्बुद और ग्रंथि यही सब होता है। रक्त और मांस की दृष्टि होती है मेन, यहाँ पर रक्त और मांस की दृष्टि होती है। और अगर हम देखें तो इसमें क्या रहता है, पृथ्वी और जल, पृथ्वी पार्थिवता बढ़ने लगती है वहां पे, और अवकाश कम होने लगता है।
आकाश वायु ये कम होने लगता है, और पृथ्वी और जल थोड़ा, लेकिन पृथ्वी ज्यादा, ये ऐसे बढ़ने लगता है। तो इसमें मतलब हमने ट्रीटमेंट में तिक्त रस देना है, वायु और आकाश को बढ़ाना है हमने उस जगह नहीं, पे। इसमें तिक्त रस तो देना ही है, लेकिन इसमें हमें रक्त और मांस धातु पे लेखन करने वाले द्रव्य देने पड़ते हैं। लेखन करने वाले द्रव्य कैसे होते हैं? तेज महाभूत प्रधान, आकाशीय और वायु तिक्त रसात्मक तो होते ही हैं, लेकिन इसमें ऐसा द्रव्य कुछ ऐसे होते हैं जो लेखन करते हैं मेन। मैम इसके अगर आप जैसे ग्रंथि अगर कहीं पे भी होती है तो उसकी संप्राप्ति में जो भी होता है, जैसे कोई भी अगर हेतु सेवन जो भी बताते हैं, तो यहाँ पे कफ प्रधान्य दृष्टि होती है, मतलब प्रदोष में कफ प्रधान्य दृष्टि यहाँ पे देखी जाती है, जिसके बाद जो लक्षण है वो मांस, रक्त, मेद, सिरा, ये लाइन से यहाँ पे इसकी दृष्टि मिलती है, मांस, रक्त, मेद, सिरा। और उसके बाद जब ये दृष्टि यानी कि ये धातुएं या ये जो दोष जब ये पूरा कवर हो जाता है यानी सांसंश्रय हो जाता है, उसके बाद वहां पे वृत्त और एक शोथ यानी एक उठा हुआ एक शोथ वहां पे उत्पन्न होता है, जिसको हम ग्रंथि बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे सर ने बताया कि मांस, रक्त, मेद, सिरा की दृष्टि है, तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको रक्तमोक्षण में भी रिजल्ट मिलते हैं, हमको लेखन चिकित्सा से भी रिजल्ट मिलते हैं, यहाँ पे मेदोपाचक से भी रिजल्ट मिलते हैं, रक्त के प्रसादन से भी रिजल्ट मिलते हैं, और मांस पाचक से भी रिजल्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दोष दूष्य समोचना थी, यहाँ पे जो दुष्य थे वो दुष्य में एक मांस था, एक रक्त था, एक मेद था, एक सिरा थी। तो अगर हम इन्हीं की दृष्टि के ऊपर सीधा सीधा कार्य करते हैं तो हमको डेफिनेटली उसका आंसर मिलता है, जो कि ग्रंथि की संप्राप्ति को भंग करता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। यानी मैम वात रक्त में जो गठिया रहता है इसका एग्जांपल रहेगा ना? नहीं नहीं, हाँ, वो वातरक के पूर्व रूप में ग्रंथि बोला है। हाँ, ग्रंथि तो उसमें भी संप्राप्ति सर ऐसी रहती, रक्त और वात मांस, रक्त, मेद, सिरा, मांस, रक्त, मेद, सिरा, इनकी ज्यादा सर और मुझे एक पूछना था, अभी मैम ने हिस्टेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का बोला, तो हम एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रोसिस में दोषों का विचार और ये पांचभौतिक का कैसे विचार करें पेशेंट का, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं मैम? पांचभौतिक से हाँ। जो है वो आग्नेय है, और पृथ्वी महाभूत जगह है, ये जो अपना गर्भाशय है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान है। ऐसे देखे तो पांच भौतिक है ही, लेकिन वहां पे पार्थिवता ज्यादा रहती है गर्भाशय में, ठीक है। वहां पे फिर विकृत, यहाँ पे आग्नेयता और पार्थिवता, विकृत सब उत्पन्न होने लगता है। ऐसे हम देखें विकृति आने लगती है, आग्नेय तत्व बढ़ जाता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस में हैवी ब्लीडिंग होती है, तो वहां पे आग्नेय तत्व बढ़ जाता है, इसलिए हैवी मेंसेस आने लगते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अंजना मैम प्रकाश डालिए, अंजना मैम है हमारे साथ। अंजना मैम, आप क्या बोलेंगी? जी सर, नमस्कार। बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की और बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू वेरी मच। हाँ, और सर तो हमेशा ही सबको इतना अच्छे से प्रोत्साहित करते हैं ना, रियली सब में बहुत ही चेंज आया सभी लोगों में, और बहुत अच्छे से अब ये जो हम लोग पांच भौतिक का ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, इससे एक सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग थिंकिंग बहुत चेंज हुई है, और मैं तो इतनी प्रभावित हुई हूँ कि जो आपने मुझे पीडीएफ भेजी थी, मैंने उसकी बुक निकलवा ली, और मैं वही इस समय, क्योंकि थोड़ा सा टाइम 7 से 8 में आपके साथ बहुत कम मैं दे आपको पाती हूँ। किताब ही भेज दूंगा अंजना मैम, आप ऐसा मत जी सर, किताबें। तो फिर हाँ सर, तो मैंने क्या किया ना, फिर वो मैं आपकी ये स्पेशली ये वाला मैं हमेशा सुनती हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये एकदम बेसिक्स से जुड़ा हुआ है, और इसके बिना कोई भी डायग्नोसिस नहीं बन सकती, और इसके बिना कोई भी चिकित्सा भी नहीं हो सकती। तो ये व्याधि विनिश्चय में और उसके संप्राप्ति विघटन में और उसके बाद चिकित्सा सूत्र में, ये तीनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कहते हैं ना आयुर्वेद की ABCD, यहीं से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग और जो है ब्रॉड माइंडेड होकर चिकित्सा कर पाते हैं। और आपने बहुत अच्छे से बताया, और वैसे भी हमारा शास्त्र इतना डिटेल बताया है कि संचय, प्रकोप, उसके बाद प्रसाद, स्थान संचय, व्यक्त भेद, यहाँ पे अगर हम ये बात करते हैं, और उसके साथ फिर जब हम निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति की बात करते हैं, तो आप देखिए अगर इन दोनों की बात हम करते हैं तो कितनी अच्छे से व्याधि विनिश्चय जो है वो एकदम क्लियर कट हम लोग के सामने आता है। जहाँ षट क्रिया काल की बात होती है और फिर वो निदान पंचक की जो बात आती है, अगर इन दोनों का समायोजन करें और ये जो पंच महाभूत के आधार पर हम करते हैं,
तो बहुत छोटी छोटी बातें निकल के आ रही हैं और बहुत अच्छे डिस्कशंस हो रहे हैं। रही आपने जैसे कहा कि अर्बुद फॉर्मेशन की बात या गर्भाशय निहरण की बात और उसके बाद ट्यूबल लाइगेशन की बात, तो ये हमारा शास्त्र भी कहता है और हमारा धर्म भी कहता है कि अगर जो भी हमारे पास गॉड गिफ्टेड चीजें हैं या भगवान की दी हुई चीजें हैं, जब तक उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि हमारी मृत्यु उससे हो सकती हो, तब तक हमें वो चीज पे उसको अपने शरीर से बाहर नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर पेशेंट को ऐसा फील होता है कि या तो उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है या उसको लग रहा है कि इस ब्लीडिंग को नहीं रोक सकते, तो आजकल चिकित्सा इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि अगर हम केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा के भी आधार पर चलते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर वो पेशेंट कितनी भी एयूवी लेके या डीयूवी लेके हमारे पास आता है तो हम 99% जो है उसमें अच्छा ट्रीटमेंट पाते हैं। इसमें अरविंद सर का बहुत बड़ा योगदान है और सर ने बहुत ही स्टार्टिंग से हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं और इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी और दिल से धन्यवाद भी सर को दूंगी कि सर ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हम लोग को बताए हैं। हाँ, एक बस 1% अगर हमें लगता है कि वहाँ जो कुछ ऐसी ग्रोथ हो रही है जो कि वो बाद में डिस्प्लेजिया में चली जा सकती है या फिर सिन में जा सकती है या फिर कैंसर बन सकता है, तब हम ऐसा सोचते हैं। तो वो जो आकाश इस महाभूत वहां प्राधान्य हुआ या पृथ्वी महाभूत जो गर्भाशय निकला, तो वहां पे क्या हुआ कि पृथ्वी महाभूत की कमी हुई और खावे गोड़े हुआ और आकाश महाभूत प्रधान हुआ। तो फिर वो एक जो आपने अभी बताया कि किस तरह से वहां पे जहाँ भी खावे गोड़े होता है वह कहीं ना कहीं दोष दूसरे समूचना की उपस्थिति होती है या दोष दूसरे समूचना होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और यही एक कारण जैसे ट्यूबल लाइगेशन का भी होता है कि प्रॉपर उसमें एक अच्छे से आकाश महाभूत है, पूरा स्पेस वहां चल रहा है और वहां क्या किया हम लोगों ने उसको बाइंड कर दिया या उसको वहां से कट कर दिया, मतलब स्पेस को हमने रोक दिया। तो जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है बॉडी की, नॉर्मल फिजियोलॉजी को अगर हम ऐसे भी देखें कि हम ओवम बन रहा है और ओवम जो है उसी मार्ग से बाहर वहां से ट्यूब से होके और जो है वो यूट्रस तक आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया कि ओवम का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया। तो वहां जो स्थान जो अवरोध हुआ या वहां पे जो कहना चाहिए कि एक तरह से किसी भी बात वेगुण हुआ और वो जो बात वेगुण और हुआ और उसके बाद स्थान का अवरोध हुआ, तो श्रोतो अवरोध भी कह सकते हैं उसको, श्रोतो अवरोध हुआ चाहे वो आघात जन्य उसको मान सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद वो कहीं ना कहीं दोष दूसरे सम्मुचना उत्पन्न होनी ही होनी है। और ये हम अपने अनुभव के हिसाब से प्रैक्टिकल स्टडी के हिसाब से कह सकते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनको ट्यूबल लाइगेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंप्लेन लेके, जैसे किसी आप लोगों ने भी अगर जो भी सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डीयूबी की प्रॉब्लम तुमने बहुत अक्सर मिलती है। अगर हम लोगों ने पेशेंट का लाइगेशन किया है तो पेशेंट की अपान वायु कुपित होती ही होती है और वो अपान वायु जो है मेन कंप्लेन लेके पेशेंट आती है। या हम जब पीजी कर रहे थे उस समय एसआरशिप में जब हम आए तो हम लोगों ने एक डाटा इकट्ठा किया था, क्योंकि वहाँ उस समय अक्सर ये होता था कि जहाँ जिसके 2 सीजरियन सेक्शन हो जाते थे या जिसके 3 नॉर्मल हो जाते थे, फिर वो आके हमारे कॉलेज में हमारे ही हॉस्पिटल में हमारे ही ओटी में आके लाइगेशन करवा लेते थे। कुछ हम लोग उनको इस तरह से कन्वेंस भी करते थे और फिर उसके बाद वो जो 6 मंथ बाद या 1 ईयर बाद या 2 ईयर बाद वो पेशेंट आता था डीयूबी लेके। तो यहाँ हमने देखा, अगर हम इस समय आप जो इस समय हम की अप्रोच डेवलप हुई है तो यहाँ कितनी अच्छी अप्रोच बनी है। या जैसे अभी डिस्कशन हुआ कि जहाँ भी हमने देखा कि हम प्रॉपर अगर अपान वायु के मार्ग का हमने अवरोध किया और अपान वायु के मार्ग के अवरोध होने से क्या होता है कि वो अपान वायु जब कुपित होती है तो फिर वो किसी न किसी तरह से सारे जो एंडोमेट्रियम और हार्मोन्स को स्टिमुलेट किया उसने या अपान वायु विकृत होने से उसने लक्षण व्यक्त किए। और अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर अपनी थिंकिंग देखते हैं तो ओवम ओवम बना, ओव्यूलेशन हुआ, ओवम बना, लेकिन वो प्रॉपर जगह नहीं जा पा रहा है जहां उसको पहुंचना चाहिए, वहां नहीं जा पा रहा है। इस कारण क्या होता है कि हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, क्योंकि जहां जैसे जैसे ओवम इंटरनल जो है लेयर से या कहते थे ट्यूबल कैविटी से, ट्यूबल म्यूकोजा से जाके आर्टरल कैविटी तक पहुंचता है, वैसे वैसे आप देखिए तो हार्मोन्स की जो लेवल है 1 बाई 1 डे जो है वो स्टडी की गई है वो चेंज होती है। तो यहाँ क्या हुआ कि ओवम पहुंच ही नहीं पा रहा है, इसलिए वो जो हार्मोन ट्रिगर करते हैं वो हार्मोन जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं डीयूवी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत माइन्यूट स्टडीज हैं और आज भी अगर हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम ले जाए कि
अगर हम पूना में इतने केस देखे, उसमें बॉम्बे में इतने केस देखे, केरल में इतने केस देखे, कर्नाटक में इतने देखे, बनारस में देखे, लखनऊ में देखे, तो ये एक बहुत बड़ा डाटा क्लियर होके आएगा। और हमारे शास्त्र में जो संप्राप्ति बताई गई है, या जो भी इन्होंने श्रोत वैगुण्य की बात बताई गई है, अपान पुष्टि की बात बताई गई है, ये एकदम क्लियर कट जो है, हम कहीं ना कहीं इस बात को एकदम प्रूफ के साथ कहते हैं ना, बहुत अच्छे प्रमाणों के साथ हम साबित कर सकते हैं कि ये शास्त्रोक्त बातें जो हैं यहाँ पर एकदम प्रभावजन्य हैं और सही हैं। तो ये सब बहुत गहरे डिस्क्रिप्शन हैं, और आप लोग की बात सुनती हूँ और जब समझती हूँ तो मेरे को और विजन क्लियर होता है, और फिर मेरा माइंड बहुत, जो मैंने पीछे मेरा अनुभव है वहां तक पहुंचता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नवीन सर का और अरविंद सर का तो आप सभी लोग खुद ही मन से धन्यवाद करते हैं, लेकिन मैडम नमस्कार। मैं तो करवत, जी मैम, जी सर, करवत नमस्कार कर रही हूँ, मन से नमस्कार। जी सर नमस्कार। मैडम आयुषी को हम कैसे देखेंगे? वो भी अवरोध करेगा ना बात का? वो बस गर्भधारणा यस नहीं सर, करने बिल्कुल देता है। करेगा, क्योंकि आयुषी गर्भधारणा नहीं जी। करने देता है ना वो, बस हाँ जी। पूरी तरह से अवरोध थोड़ा ना करता है। तो लेकिन जो गर्भ का मार्ग है, जो जहाँ पे गर्भ बनता है या गर्भ तैयार करता है, वहां पे वो गर्भ की कहना चाहिए स्थिति को, या गर्भ की अवस्थापित होता है, गर्भ स्थापित होता है, उस मार्ग का वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर रहा है। मैम पर अतिक्रमण। जब तो पेशेंट आता है डोसिक हमें सलाह स्टेटस में पूछने कैसे के चेंज लिए, होगा? मैम एक मिनट, हाँ सलाह पूछने के लिए कि हाँ हम क्या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें, क्योंकि यहाँ आते हैं और सबके इरेग्युलर डेट्स रहते हैं, तो फिर ना जो जी मॉडर्न, अभी हम ओसी पिल्स नहीं बोल सकते, इट्स नॉट गुड, फिर ट्यूबल लाइगेशन है, फिर आई कॉपर टी, मैं तो कॉपर टी फिर एडवाइस करती हूँ जिसको, फिर क्या मतलब हम लोग आयुर्वेद के अनुसार तो कुछ बता नहीं सकते, बोले ना गर्भावरोध के लिए जो ये करने के लिए, तो फिर सेफेस्ट क्या बोले सकते हैं हम लोग फिर? मैम गाजर आयुष का एक आयुष ने डेवलप किया है ना, वो आप ट्राई करके देखिए, जिसमें गाजर भी, कुटकी टंकन है, नहीं हाँ कुटकी टंकन और एक ड्रग और है, आयुष कॉन्ट्रासेप्टिव करके आया है, वो ट्राई करके देखिए मैम, आजकल बहुत चल रहा है। क्या ऐसा मिलता है मैम पैकेट या कुछ? यस मैम, गवर्नमेंट ऑफ आयुष ने बनाया है। अच्छा, ओके ओके। जी तो वो ऑनलाइन मिलेगा क्या मैम ऐसे? मैम मैं भी देखती हूँ सर्च करके, फिर आपको ग्रुप पे शेयर करती हूँ अगर मिलता होगा तो। मैं ये आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि आप बोलते ये नहीं, ये साइड इफेक्ट होता है, ये फिर हम करें क्या, ऐसे पूछते हैं फिर, तो फिर मैम मैं भी ऐसे में एक तो नेचुरल जो हम लोग बताते हैं नेचुरल डेट्स, और दूसरा आयुर्वेदिक के रूप में कॉन्ट्रासेप्टिव, ये दो चीजें तो हम बता ही सकते हैं, बाकी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं कि वो कितना मानता है। हाँ, पर नेचुरल डेट्स का मैम मुंबई के लाइफस्टाइल में फॉलो करना तो मुझे नहीं पॉसिबल लगता नहीं है। पॉसिबल ही राइट नहीं। मैम, बिल्कुल। मैम जैसे हिस्टेक्टोमी का बताया, ऐसी बॉडी में जैसे किसी का किडनी रिमूवल हो जाता है या कॉलीसिस्टेक्टमी हो जाता है, तो उसका मतलब हमें कैसे समझना चाहिए? क्योंकि यूट्रस हमने मान लिया कि वो कैसे तो पृथ्वी, पार्थिवता निकाल रहे हैं वहां से, हम वहां से जी पृथ्वी निकाल रहे हैं, तो वहां पे वात व्याधियां हो जाती है ना, हम वहां से मैम चलेंगे तो वायु आकाश चला जाएगा। जैसे कॉलीसिस्टेक्टमी आजकल एक फैशन ही बन गया है, मतलब किसके भी जैसे स्टोन वहां पे रहते हम हैं तो बहुत छोटी एज में ही हो जाता है। तेज महाभूत को वहां के स्थान को बिगड़ाते हैं, तो फिर वो पेशेंट को दाह और अम्ल पित्त हमेशा लाइफ लॉन्ग रहते हैं। सुनिए, मैं थोड़ा ना कुछ बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सुनिए। मैं स्त्री रोगों पे अप्पा शास्त्री जी ने मराठी में क्या लिखा है वो थोड़ा मैं बताता हूँ। इन्होंने बोला है कि स्त्री रोगों में बहुत सारे व्याधि हैं, लेकिन स्त्री विशिष्ट और गर्भाशय या स्त्री विशिष्ट आर्तव, इनके अनुसार सर्वसाधारण व्याधियों का वर्णन किया गया है। ये मराठी में है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ देख देख के। इसमें बोल रहे हैं कि निदान और कारण परंपरा क्या होती है स्त्री रोगों में खासकर। तो इसमें अगर स्त्री ने बहुत ज्यादा रुक्ष और लघु आहार का सेवन किया, अति संक्रमण किया, वेगों का धारण किया, अति लंघन किया, उपवास किया, और इसमें वेग अवरोध विशेषतः रजो धारण किया, जैसे कि आयुसीडी, कॉपर टी लगाया, ओसी पिल्स लिया, ट्यूबेक्टोमी किया जो पैरेलल टू कॉन्ट्रासेप्शन होता है, या क्यूरेटिंग किया, गर्भाशय निर्हरण शस्त्र कर्म किया, हर रोज रात्रि जागरण किया, अत्यंत उष्ण तीक्ष्ण आहार का सेवन किया, मानसिक तनाव लिया। ये सबसे क्या होता है कि खासकर अपान वायु प्रकोपित हो जाता है, और स्त्री लोगों को दोषानुबंध रूप ऐसे कोई कोई व्याधियां हो जाती हैं, जैसे दोषों का अनुबंध होगा वैसे व्याधियां होगी। ये सारे जो आहार है कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना, गर्भाशय निर्हरण करना, इन सब से क्या होता है
इस सब से क्या होता है कि संप्राप्ति, अप्पा शास्त्री जी ने ऐसा बताया कि वातवर्धक आहार विहार का सेवन होता है, आमाशय स्थित स्निग्धांश का शोषण हो जाता है, उसके बाद में ग्रहणी स्थित पाचक पित्त का अधिक तीक्ष्ण हो जाना, तीक्ष्ण गुण बढ़ जाते हैं, उष्ण गुण बढ़ जाते हैं। और यह क्या करता है कि आंत्रों में जो स्निग्धता है, जलियांश है, उसको वो सुखाता है और आंत्र में उष्णता बढ़ती है और रुक्षता की वृद्धि हो जाती है। वहां पे मतलब तेज महाभूत बढ़ जाता है और वायु महाभूत बढ़ जाता है आंत्रों में, इंटेस्टाइन में, और उसके वजह से मल को वो सुखाने लगता है और मल विबंध होने लगता है। मल विबंध होगा तो अपान वायु का प्रकोप होगा, आर्तव की दुष्टि हो जाएगी और दोषानुसार वातज रजोदुष्टि होती है या पित्तज रजोदुष्टि है या कफज रजोदुष्टि होती है। तो अप्पा शास्त्री जी ने ऐसा बताया कि वातजन्य रजोदुष्टि में कष्टार्तव होगा या अल्पार्तव होगा, मतलब कम मेंसेस आएंगे, स्कैंटी मेंसेस आएंगे या फिर डिसमेनोरिया होगा। कष्टार्तव वातजन्य रजोदुष्टि में होगा। पित्तजन्य रजोदुष्टि में अत्यार्तव होगा। कफजन्य रजोदुष्टि में ग्रंथिल रज प्रवृत्ति होगी या श्वेत प्रदर होगा। ये तो कॉमन बात है। अब इसमें चिकित्सा क्या बताया स्त्री रोगों में कि वात शमन अनिवार्य होता है, वात का अनुलोमन अनिवार्य होता है, अत्यधिक पित्त वृद्धि हो तो पित्त शमन और रक्त का प्रसादन करने वाली द्रव्य देने पड़ते हैं। कफ वृद्धि है तो कफ शोषण विशिष्ट व्याधि संप्राप्ति अनुरूप चिकित्सा देने पड़ते हैं। अब इन्होंने जो मेडिसिन बताए, कष्टार्तव है या अल्पार्तव है, मतलब जहां पे वायु का अनुबंध है, वात प्लस वात है, तो यहाँ पर जिंगी फांट, मतलब सारिवा और उशिर का फांट, सारिवा और मंजिष्ठा का फांट देते हैं। 250 mgm ये दोनों लेते हैं कॉम्बिनेशन, मंजिष्ठा और सारिवा का, और सुबह शाम फांट के रूप में देते हैं। एक गिलास गर्म पानी करना है, उसमें मंजिष्ठा और सारिवा ये मिक्स करके पिला देते हैं। तो ये क्या करता है कि रक्त स्थित द्रवता और स्निग्धता को बढ़ाता है, और यह क्या करता है कि वात शमन करके आर्तव स्त्राव बढ़ाकर प्राकृत स्त्राव करता है, उत्तम वात शूल प्रशमन करता है। दूसरा बताते हैं पद्मक कांति, जो पद्मक किट होता है ना, वह क्या करते हैं अपान काल में खाने के पहले तुरंत पहले दूध के साथ 250 mgm देते हैं। तो ये पृथ्वी महाभूत प्रधान कल्प है, और पद्मक जो है शूल शामक है, वात शामक है और शूल रहित रज प्रवृत्ति करता है, क्योंकि पद्मक का किट है, तो यह अपने आप गर्भाशय को बल देता है। फिर है विद्रुम किट। विद्रुम किट जो रहता है वह क्या रहता है, तो ये दूध के साथ देते हैं। विद्रुम किट मतलब मंडूर का किट, मंडूर भस्म ही रहता है लेकिन थोड़ा प्रोसेसिंग हुआ रहता है। तो इसमें विद्रुम रहता है, किट मतलब मंडूर का, और विद्रुम थोड़ा ये रहता है। तो ये 30 mgm और 20 mgm ये रहता है। तो पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान द्रव्य, ये द्रवता स्निग्धता बढ़ाकर रस और रक्त की वृद्धि करता है, क्योंकि मंडूर भस्म है इसमें, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग किया हुआ है। बराबर है ना पूजा मैम? पूजा मैम मैं बोल रहा हूँ बराबर? हाँ सर मैं वही आपका होने के बाद मैं करेक्शन करती हूँ। हाँ ठीक है। फिर अत्यार्तव जब होता है तो वात और पित्त हो रहता है इसमें। अत्यार्तव कोई भी रजोदुष्टि में वायु का इसमें रहेगा, वात और पित्त। तो इसमें जम्बू कांति करके मेडिसिन दिया जाता है, जो जम्बू त्वक फांट के साथ देते हैं, अपान काल में खाने के पहले देते हैं और पानी के साथ दिया जाता है। जम्बू जो रहता है वो कषाय रसात्मक होता है, स्तंभक होता है। तो अत्यार्तव जब हो रहा है, मेटोरेजिया, तो वात पित्त शमन करके रक्त वाहिनियों का संकोच करता है जामुन, और इसका फांट रहता है जम्बू त्वक फांट। इससे रजस्त्राव नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि स्त्राव को ये बैलेंस करता है कषाय रस होने की वजह से। कषाय रस मतलब पृथ्वी और आकाश, है ना। कषाय रस में क्या रहता है, पृथ्वी और वायु रहता है कि पृथ्वी और आकाश? 5 तो मतलब पृथ्वी और वायु रहेगा, 5 वायु रहता है, पृथ्वी और पृथ्वी और वायु रहता है। तो ये क्या करता है कि वो सुखा देता है, वो जहां पर भी पानी है ना, जैसे पानी गिरा है तो हम लोग वहां पे हवा चल ऑन करते तो अपने आप सुखा देता है। पृथ्वी और आप वायु होने की वजह से रजस्त्राव को बैलेंस कर देता है। इसी तरह से चंद्रप्रभावटी, चंद्रप्रभा 250 mgm रहते हैं और गिरिज देते हैं। तो गिरिज मतलब गैरिक, ये अपान काल में दूध के साथ देते हैं। चंद्रप्रभा 250 mgm देते हैं और गिरिज 125 mgm ये देते हैं। तो ये पार्थिव द्रव्य है गिरिज। तो ये क्या करते हैं, पृथ्वी महाभूत वर्धक है। जहां पे जल बहुत ज्यादा है, तो पानी अगर बहुत ज्यादा है वहां पे मिट्टी डाल देंगे तो वो पानी को सोख लेता है। तो इसी तरह से जहां पे अत्यार्तव है तो चंद्रप्रभावटी क्लेद को निकालेगा और गिरिज पृथ्वी महाभूत को बल देगा। तो वात पित्त शामक है, रक्त स्तंभक योग है, और ये गर्भाशय को बल भी देने वाला है। अब पुनर्भव के लिए भी विशेष उपयुक्त है। इसी तरह से प्रवाल और मंडूर योग देते हैं। तो प्रवाल जो है वो व्यानोदान काल में देने से क्या होता है कि ये रक्त का स्तंभन करता है, और रक्त स्तंभन के साथ में रस रक्त की वृद्धि करता है, और रक्त का प्रसादन करने के लिए बहुत उपयुक्त है।
अत्यार्ताओं में निदान परिवर्जन भी बहुत उपयोगी रहता है। उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार वो सब बंद किया जाता है। अम्ल धर्मियता जो सेवन होता है आहार विहार वो कम किया जाता है, तो अत्यार्ताओं में बहुत फायदा होता है। इसी तरह से ग्रंथिल रज प्रवृत्ति अगर हो रही है तो इसमें चातुर्थक नाम का जो योग है मेदोपाचक वो देते हैं। तो और सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य है चातुर्थक में, तो ये क्या करते हैं कि कफ शोषक है और कफ शामक कल्प है तिक्त रस की वजह से। तो ये क्या करते हैं पक्वाशय स्थित अनावश्यक कफ को कम कर देता है। इसी तरह से जम्बू कांति देते हैं ग्रंथिल रज प्रवृत्ति में, तो ये अतिरिक्त द्रव, जम्बू कांति का मतलब है कि जम्बू त्वक को गर्म पानी के साथ दिया जाता है, तो अतिरिक्त द्रवता और कफ का शोषण करके स्तंभन कार्य भी करता है। ठीक है, अब आप बोलिए पूजा मैम। हाँ सर, नमस्ते सर। जी हेलो सर एक हाँ, मिनट सर- सर, ये जो आपने बताया था पद्मक कांति, पद्मक हाँ। कांति के बारे में थोड़ा बताइए। पद्मक क्या होता है? पद्मक वनस्पति कमल। आपको मालूम है? पदम पदम तो हम लोग पद्म कमल ही मानते थे सर। पद्म काष्ठ। अच्छा, पद्म पद्म काष्ठ उसी को मानेंगे। हाँ, कमल का यूज नहीं होता है, पद्म काष्ठ रहता है। ठीक सर, हाँ, पूजा मैम आप बोलिए। बोलिए मैम। पद्मकाष्ठ। हेलो नमस्ते मैम मैम। आज सर मैंने आज एक केस वो पूछा था डीयूपी का ना, तो उसमें मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था पंचभौतिक में, इसीलिए मैं पूछ रही थी। वो जो गैरिक भस्म बोला है, तो वो गेरू का ही उसको मशी बनाना है या कुछ और अलग से चीज रहती है? गैरिक भस्म में भावना दिया जाता है, मैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक मिनट, ये पूजा मैम देख- को सुन लीजिए, जी मैं बताता हूँ गैरिक के। हाँ हेलो नमस्ते सर। अभी जो आपने विद्रुम किट्ट के बारे में बताया था ना, विद्रुम किट्ट मतलब उसमें प्रवाल ही जाता है सर, शुद्ध प्रवाल यूज करते हैं वो लोग। उनका शोधन वो अपना पांचभौतिक के अकॉर्डिंग वो करते हैं और उसमें शुद्ध मंडूर डालते हैं। तो इसके है ना सर, ये अपना गायनिक में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसका। क्योंकि इसमें ना मधुर और आम्ल रस रहता है। तो ये पूरा पृथ्वी और वायु, पृथ्वी अग्नि और वायु, ये तीन महाभूत जो मेन रहते हैं गर्भाशय के लिए, वो उसमें पूरा भर भर के है। मतलब वो कल्प ही उससे बना है। तो इसका रस धातु पे बहुत अच्छा काम करता है। इट्स जस्ट लाइक टॉनिक फॉर रस धातु। तो हम रसपाचक के साथ अगर विद्रुम किट्ट देंगे तो गायनिक में बहुत अच्छे से हमको रिजल्ट्स मिलता है सर। मतलब विद्रुम का मतलब है प्रवाल और शुद्ध प्रबाल और शुद्ध मंडूर। हाँ बराबर। हाँ, इन आवर मतलब मॉडर्न लैंग्वेज कैल्शियम और आयन भी बोल सकते हो सर। जी और इसको दूध के साथ ही देना उचित रहेगा। और मेनली इसको व्यानोदान मतलब जो अपना सुबह खाना खाने के बाद और पित्तज काल में देना है। तो उससे क्या होता है, इसका जो एज पर पांचभौतिक आर्तर्व इज आल्सो अग्नि महाभूत प्रधान, और पित्त काल में देंगे तो वो भी अपना उष्ण काल रहता है। तो इसका रिजल्ट भी हमको 10 बहुत बजे फास्ट और 2 मिलता है। बजे 10 10 AM बजे और 2 2 AM। बजे, यस यस यस। तो इससे हमको मतलब बहुत कम समय में बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है इसका। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पद्म काष्ठ का जो मैडम ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में मुझे एक बताना था कि मैम पद्म किट्ट करके एक योग है, उसमें पद्म काष्ठ एक मेडिसिन आता है, दैट इज अपना आयुर्वेदिक ही मेडिसिन है, और उसमें मंडूर भस्म डाला जाता है। तो पद्म काष्ठ 40 mg रहेगा और मंडूर 10, क्योंकि मंडूर से क्या होता है कई रोगों को, मतलब लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। मंडूर को हमको देने का यहाँ पे यूज ओनली एक ही है कि वो रक्त धातु पे बहुत अच्छा काम करता है। तो जो हमको अगर गर्भाशय पे काम करना है तो हमको पृथ्वी और वायु और आकाश ये तीनों बैलेंस करना है। तो ये जो कल्प है ना, ये तीनों का मिलके बनाया गया है। तो गर्भ संस्थापन है, जैसे जिनको प्रेगनेंसी नहीं रहता है वो अगर आप ये यूज करोगे तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है प्रेगनेंसी रहने में। अंजना मैम को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप वहाँ पे ये ड्रग्स यूज करोगे ना तो आपको सच में बिल्कुल बहुत मैम, अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा और बताया अभी आपने, बहुत। बिल्कुल। जी और मैम, मेरे 2-3 पॉइंट्स है मैम, मुझे सिर्फ वो ही बताने थे। बताइए बताइए हाँ बताइए। हाँ, तो ये इसके है ना मैम बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैंने खुद साउथ में बहुत यूज किया है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इनफैक्ट मेरे कुछ पेशेंट ऐसे थे, वो आए किसी और रीजन से और प्रेग्नेंट होके गए। मेरे पास एक वाह वाह, पेशेंट आई थी रिसेंटली। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। शी जस्ट 34 ईयर्स की है, वो आईटी प्रोफेशनल थी। उसको सिर्फ मुझे एक ही, वो मेरे पास आई थी इसके लिए, उसको स्टोन हुआ था किडनी स्टोन के लिए, और काफी स्टोन थे उसके राइट और लेफ्ट बोथ किडनी में थे, और माइनर भी थे और मेजर भी बड़े बड़े थे। उनको मैंने 3 महीना मेडिसिन चलाया मेरा,
तो वो शी इज नॉट इनफर्टिलिटी केस, मतलब वो चाहते नहीं थे। आजकल यहाँ ट्रेड बहुत ऐसा हो गया है कि हमको पहले सेटल होना है फिर ही बच्चा प्लान करें, इस तरह। तो उसने अपना मेडिसिन लिया, मैंने उसके अपान वायु पे कार्य किया मैम। उसको हिस्ट्री में मुझे सिर्फ मलावस्तंभ मिला था और वेगावरोध, जो यहाँ पे अप्पा शास्त्री ने, गुरुजी ने जो हमारे बताया है कि ये जो सर ने अभी जो पढ़े है ना, इससे आधे अधिक लक्षण हमको सारे लेडीज में मिलते हैं आज के दुनिया में। और उसका वही मुझे मिला कि वेगावरोध, वेग आ रहे हैं लेकिन अवरोध कर रही थी वो। पानी नहीं पी रहे थे 8-8 घंटा, आईटी प्रोफेशन के कारण इस पे लैपटॉप पे थे। तो उसको बाद में उसने अश्मरी का बड़ा जाके ऑपरेशन करवाया और 1 महीने बाद सी कंसीव हुई, अभी बेटी हो गई उसको। वाह वाह, क्या बात है। हाँ। Congratulations. वही मैम। और इसमें एक मैं ये भी बताना चाहती थी कि सर ने जो अभी कांति प्रभा बताया है ना, जिसमें चंद्र प्रभा और पद्म काष्ठ, इसका भी बहुत अच्छा रोल है मैम। इसमें चंद्र प्रभा 10 ग्राम जाता है और पद्म काष्ठ 40 जाता है। यहाँ हमने पद्म काष्ठ 4 गुना लिया है। उसका रीजन ये है कि वो गर्भाशय पे स्थिरता और बल्य का काम करता है, क्योंकि पद्म काष्ठ इतना हेवी रहता है कि आप मतलब उसका वजन उठा नहीं पाओगे, और 10वें माले से भी फेंकोगे ना नीचे तो टूटेगा नहीं, इतना उसमें पार्थिव है। उसका बाय डिफॉल्ट नेचर इतना पार्थिव है कि वो टूटता ही नहीं। 10वें माले से भी हमने बिल्डिंग पे से नीचे गिराएंगे ना तो टूटेगा नहीं वो। तो वो पद्म काष्ठ अगर हम गर्भाशय को देंगे तो कितना बल्य और गर्भस्थापक रहेगा वो, क्योंकि उसको नेचर ने ही पार्थिव गुण दिया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कांति प्रभा, ये अत्याल्पर्प और ये वातज कष्टार्थर्व, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। अत्यार्थर्व, और जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना जिनके 2-3 एबॉर्शन रहे और बच्चा नहीं रह रहा है या फिर फ्रीक्वेंटली एबॉर्टेड हो रहे हैं, उनमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इनके। जी, अभी मुझे एक और चीज मैम बताना ये पद्म काष्ठ के, हाँ बोलिए बोलिए मैम आप। पद्म काष्ठ के हैबिचुअल एबॉर्शन के। हाँ, पद्म काष्ठ में ये यूज करना है मैम, कांति प्रभा, मतलब कांति पद्म प्रभा। काष्ठ के साथ चंद्र प्रभा, दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। लेकिन उसमें पद्म काष्ठ का क्वांटिटी ज्यादा रहता है कंपेयर टू चंद्र प्रभा, क्योंकि वो पद्म काष्ठ और चंद्र प्रभा दोनों को मिला के कांति प्रभा ऐसा। हाँ, क्योंकि वो मतलब जैसे वनस्पति का स्वभाव रहता है ना, वो बहुत पार्थिव द्रव्य है, तो गर्भाशय को बहुत बल्ले देता है। और सर ने जो एक कौन बताया सी ना, कंपनी का आता है? ये वही लोग बनाते हैं मैम, हाँ मतलब ये सांगली वाले बनाते हैं मैम। सांगली में ही बनता है, वो लोग ही बनाते हैं। ये सांगली में जो अपनी संस्था है ना दातार शास्त्री गुरुजी की, उनके शिष्य अभी रन करते हैं वो संस्था। शैलेश माली सर है क्या? एक चीज बस कहना था, ये आरती मैम ने पूछा था गैरिक भस्म के बारे में, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, आप लोग सुनिए। थोड़ा म्यूट रखिए कमल मैम, थोड़ा म्यूट रखिए मिश्रा जी। इसमें ऐसा बताया है कि गैरिक जो रहता है, गैरिकम मधु मधुरम शीतम कषायम व्रण रोपणम विस्फोटा अर्श अग्निदाग्न कंडु विसर्प नाशनम। तो गैरिक जो रहता है ना, आरती मैम ने पूछा था, तो ये गैरिक भस्म जो रहता है मधुर और कषाय रस प्रधान रहता है। तो मधुर रस है तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी और आप है, और दूसरा कषाय रस है तो मतलब पृथ्वी और वायु है। तो ये शीत वीर्यात्मक और पार्थिव द्रव्य प्रधान है, और इसका वर्ण रक्त के समान होता है। तो यह ना अलग अलग जो व्याधियां हैं जहाँ पे हमें पार्थिवता चाहिए, मतलब हमें जहाँ पे अम्ल धर्मियता चाहिए, जहाँ पे क्षार धर्मियता बढ़ गई, वहां पे हमें गैरिक का यूज करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आरती मैम आपका क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर से पूछिए। सर गैरिक और गैरिक भस्म में मतलब क्या डिफरेंस है? क्योंकि वो डीयूबी वाला मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा था, उसमें गैरिक भस्म और प्रवाल भस्म मतलब पेपर था। डीयूबी में क्या है कि अत्यार्थव है और बहुत ज्यादा डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है, तो वहां पे जब हम पार्थिव द्रव्य डालेंगे गैरिक, और वो डीयूबी क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे क्षार धर्मियता बढ़ गई है, तो वहां पे हमें अम्ल धर्मी ये जो पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है वो हम गैरिक देते हैं, तो वो उसको बैलेंस करता है, गर्भाशय को बल देता है। गर्भाशय तो पार्थिव ही है, वहां पे पार्थिवता कम हो गई है, इसलिए डीयूबी हो रहा है। सर पूजा मैम से क्वेश्चन जी है। सर, थैंक यू। सर पूजा मैम से क्वेश्चन है कि श्वेत प्रदर में फिर कौन सा ड्रग यूज करते हैं? ल्यूकोरिया होता है जिसको ऑन एंड ऑफ। उसमें मैंने बताया ना अभी, श्वेत प्रदर जो रहता है ना, उसमें वात और कफ की वजह से होता है, तो चातुर्थ मैंने बताया ना, मेदोपाचक, मेदोपाचक। चातुर्थक योग,
वो कफ शोषक है, कफ शामक कल्प है, पक्वाशय स्थित अनावश्यक कफ को कम कर देता है। और दूसरा अच्छा जम्बूतंती देते हैं, जामुन का त्वक का फांट देते हैं हाँ अच्छा खाने के पहले, तो ये ओके अतिरिक्त द्रवता और कफ का शोषण कर देता है। थैंक यू थैंक और दूसरा एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, स्वर्ण गैरिक जो होता है ना, यह क्या करता है कि जहाँ पे क्षारधर्मिता बढ़ी रहती है, तो वहां पे जैसे कि और भी व्याधियां बता रहा हूँ, जैसे स्त्रावी अर्श है, गुददाह है, तो ये क्या करते हैं, स्वर्ण गैरिक अम्लधर्मी है, पार्थिव है और मधुर कषाय रसात्मक है, तो ये दाह शामक है। और ये पार्थिव स्वर्ण गैरिक जो है ना, ये अपान काल में दूध और घी के साथ देते हैं, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। अर्श हो गया, परिकर्तिका हो गया, तो उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। दूध और घी के साथ देने से क्या होता है कि पक्वाशय में जो वात की वृद्धि होके जो शुष्कता कम हो गई है और ग्रथित मल प्रवृत्ति हो रही है, तो उसको ये मतलब वात वृद्धि में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि दूध और घी दिया जा रहा है, स्नेहन हो रहा है। और पक्वाशय में उत्पन्न शुष्कता कायम रखने के लिए अनुलोमन द्रव्य दिया जाता है, जैसे कि कल के केस में रफेज बहुत खिलाया जा रहा है, बहुत ज्यादा खिलाया जा रहा है, तो इसलिए स्वर्ण गैरिक को घी और दूध के साथ दे तो क्या करेगा, स्त्रावी अर्श गुददाह, अगर वहां पे अम्ल धर्म क्षार धर्मिता को बैलेंस करना है, कम करना है, तो हम लोग ये अम्ल धर्मी द्रव्य देते हैं। बराबर है ना? सर ये इसके साथ भी बहुत अच्छा काम करेगा, जो अपना मक्खन रहता है ना, व्हाइट मक्खन घर पे बनाया हुआ, हाँ उसके साथ सुवर्ण गैरिक देंगे तो स्त्रावी अर्श जो आता है ना, जिसमें ब्लीडिंग पाइल्स बोल सकते हैं, वहां पे पित्त का शमन भी होता है और रक्तस्राव भी जल्दी कम होता है सर, मतलब इंस्टेंट हो जाता है रिजल्ट्स। जी। और दूसरा इन्होंने पूछा कि चंद्र प्रभा जो कुछ कुछ बताया कि जिंगी शारदी वगैरह, उसका मैं योग बता, झिंगी, हाँ जिंगी शारदी बताओ, झिंगी का बताना है क्या सर? मैं बता देता हूँ, फिर आप बोलिए। हाँ चंद्र प्रभावटी जो है ना, वो अगर हम लोग देते हैं तो अनुक्रम से जिंगी शारदी के साथ देते हैं, फांट के साथ देते हैं। तो अगर अल्पार्तव है या कष्टार्तव है तो जिंगी शारदी मतलब मंजिष्ठा और अनंत मून, इसका फांट इसके साथ जब देते हैं ना, तो रस रक्त में द्रवता कम होने से जो अल्पार्तव हो रहा है या कष्टार्तव हो रहा है, वहां पे जल महाभूत कम हो गया है। तो जब हम अनंता और मंजिष्ठा और चंद्रप्रभा, अनंता मंजिष्ठा का फांट के साथ चंद्रप्रभा देते हैं, तो द्रवता को बढ़ा देता है, मतलब आप महाभूत को बढ़ा देता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से चंद्रप्रभा अत्यार्तव हो रहा है तो जम्बू त्वक चूर्ण और चंद्रप्रभा दिया जाता है, तो गर्भाशयस्थ रक्त केशिकाओं का संकोच करके अतिरिक्त द्रवता को शोषण करके अत्यार्तव में बहुत लाभ करता है। इसी तरह से चंद्रप्रभा और पद्म काष्ठ का चूर्ण देते हैं, तो ये क्या करता है, पार्थिव रहता है। पद्म काष्ठ चूर्ण जो आपने बताया कि बहुत ज्यादा पृथ्वी महाभूत है, और चंद्रप्रभा तो ये गर्भ स्थापक है, स्थैर्यकर है, तो हैबिचुअल एबॉर्शन में बहुत अच्छा काम करता है, कष्टार्तव में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। जी अब आप बताइए। हाँ नमस्ते सर, ये झिंगी शारदी का एक स्पेसिफिक है सर, वो रसायन काल में यूज करेंगे या फिर व्यान काल में यूज करेंगे तो अच्छा काम करता है, और उसका अनुपान है गर्म पानी, जी और ये डोज में चलेगा 60 to 120 mg, इतना ही लगेगा ये। यहाँ पे मधुर और तिक्त और कषाय ये तीन ही रस यूज होते हैं, जो कि कॉमन है सारिवा और मंजिष्ठा दोनों में। और यहाँ हमको पृथ्वी, आप, आकाश और वायु, ये चार ही महाभूत पे फोकस करना है, तो ये चारों ही ये कल्प में है। तो इसी कारणवश ये जो कल्प बनता है ना, वो रक्त शोधक बनता है, और आतर्व जनन और स्तन्य शोधन, ये इसका मेन रोल है सर। तो जहाँ पे हम लोगों को रक्त धातु क्षयजन्य जहाँ संप्राप्ति मिलेगी, वहां झिंगी शारदी का काढ़ा देंगे या फिर झिंगी शारदी का फांट देंगे तो बहुत यूजफुल होता है सर। वहां रक्त क्षयजन संप्राप्ति होनी चाहिए, और उसमें भी अगर वात पित्त दोषानुसार अगर रहेगी स्ट्रांग, जैसे वात पित्त कम हो रहा है और उसके कारण रक्त रक्त कम हो रहा है, मतलब वात क्षय, रक्त धातु क्षय हो रहा है ड्यू टू वात पित्ता, तो यहाँ झिंगी शारदी का बहुत अच्छे से रोल होता है सर। जैसे कि किसी किसी को पीरियड्स के दौरान यहाँ पेट में दर्द होता है, कभी स्वेलिंग आती है, या फिर किसी के पैर में दर्द होता है, तो वहाँ हम लोग ये प्लान करते हैं सर बेसिकली। मतलब चंद्रप्रभा तो देना ही है, लेकिन ये स्पेसिफिक यूज आई एम टेलिंग अबाउट झिंगी शारदी। जी और ये क्या करता है, डीयूबी में गैरिक भस्म कैसे काम करता है? डीयूबी का सर गैरिक बस, हाँ बोलिए बोलिए आप। हाँ हाँ हाँ, ये गैरिक भस्म का जो है ना सर, वो आपने जैसा बोला पृथ्वी महाभूत प्रधान है, तो वहां पे मतलब एज पर आवर पंच महाभौतिक का, जैसे डीयूबी में वहां पे पृथ्वी और आप बढ़ेगा, मतलब रक्त धातु का दृष्टि तो ऑलरेडी है,
तो हम लोग फॉर एग्जांपल फायर ब्रिगेड में जैसे कहीं पे वो सेम कल्पना वही है कि जैसे कहाँ पे आग लगी है तो वहां पे तेज महाभूत बड़ा है डीयूबी में, तो हम लोग पानी नहीं डालेंगे, हम लोग मिट्टी डालेंगे, तो हमारा मिट्टी ही गिरिज है। इस तरह ये कंसेप्ट यहाँ यूज होता है सर। जी, मतलब मतलब गुण जहाँ बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से हाँ, डीयूपी हो रहा है, तो अग्नि हाँ, महाभूत हाँ, को साम्यावस्था में लाने के लिए सुवर्णगरी हाँ, डाल सुवर्णगरी डालेंगे। देते हैं। हाँ, क्योंकि सुवर्णगरी का मेन जो गुण है वो रक्त स्तंभक है, क्योंकि उसका जो सामान्य गुण है वो शीत और स्निग्ध रहता है सर। जी, पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान रहता है सुवर्णगरी, शीत और स्निग्ध गुण के कारण वो डीयूबी में बहुत अच्छा काम करेगा सर। जी, और उसका है ना इतना ही डोज इनफ है, 100 mg इज वेरी यूजफुल, उसके अबाव देने का जरूरत नहीं है। क्योंकि काफी पेशेंट में मैंने देखा है अगर आप गिरीश बहुत दिनों तक दोगे ना तो उनको खट्टी डकार आएंगी, किसी को जी मचलाता है, किसी को मोनाशिया हो रहा है, किसी को मतलब उनका जो साइकिल रहता है डाइजेशन का, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये भी देखने को मिलता है। तो हमको उनका हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है सर। हम जब भी गैरिक प्लान करते हैं बहुत दिनों तक, तो अपडेट लेना, फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा आज का संभाषण ये सब, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, हमें जाना पड़ेगा। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत ज्ञानवर्धक था। अब हम कल मजा आ गया सर। बहुत अच्छा। अभी क्या है, आप लोग जिंगी शारदी, पद्मकेट ये सब पढ़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, अब ये पढ़ने दीजिए दिमाग पे, ऐसे करते 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 याद हो जाएगा सब धीरे धीरे। तो अभी हम सेशन में सर मैं बहुत चाहती हूँ रेगुलर अटेंड करना, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ सर, मेरे 2 बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं आती रहूंगी। कहाँ गए सरोज मिश्रा जी, कहाँ गए? उनको सर बुलाइए, मुझे कहाँ गए? आई रियली डोंट नो सरोज जी को सर। बोलिए कि आए, वो कहाँ गए, हमें बहुत याद आ रही है पवन जी की और सरोज जी की। मैं खुद आज सर 15 दिन के बाद अटेंड कर रही हूँ लाइव। मुझे सरोज जी बहुत अच्छे लगते हैं, कृपया उनको बोलिए कि आप आया करिए रोज। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू अंजना मैम, कंचन मैम, पाठक सर प्रणाम। प्रणाम। अभी हम 8:15 बजे मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। प्रणाम सभी लोग को। नमस्कार सर, नमस्कार, प्रणाम।